आप यहाँ पर जो है सीटेट एसएसटी हिस्ट्री एंड यहाँ पर देख सकते हो 6 to 8 बाइलिंगुअल नोट्स का ये पीडीएफ आप देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी डिटेल में है, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ये देखिए चैप्टर 1 है, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये देखिए हर एक पॉइंट, ऊपर हिंदी है नीचे इंग्लिश है, क्योंकि कई बार कुछ वर्ड्स जो है हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है। इसके लिए ये पीडीएफ तैयार हो चुका है, प्लस हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। और ये वाला क्वेश्चन तो अभी फिलहाल पूछा ही था, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही है। तो जिसे भी ये नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप उस पर मैसेज करना। और ये पूरा जो है 200 से अधिक पेजेस में तैयार किया गया है। 6 to 8 की पूरी एनसीईआरटी इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाहर आपको हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 15 से 16 क्वेश्चंस आपको इसी पीडीएफ से मिलेगा, ठीक है। तो शाम तक आपको मिल जाएगा। और ये आपका हर जगह, ये देखिए एनसीईआरटी है, बीपीएससी हो, जहां पर भी जीएस पूछा जाएगा ना, वहां पे आपको इस हिस्ट्री से काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, हर एक चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में हिंदी इंग्लिश और साथ में इमेजेस भी मैंने, आप ये देखिए ये 200 तक का पेजेस जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए लास्ट का है। तो फाइनली जो है ये हमारा, आपको पता है ये क्लास 8 का है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करें और इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आपका बहुत पास में है। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली हमारा जो सीटेट हिस्ट्री जहाँ से 15 से 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो गया है, क्लास 6, 7, 8। और स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखी है वो हिस्ट्री के ही पेड नोट्स हैं, जहाँ पर आपको पूरी एनसीईआरटी 6 से लेकर 8 तक बाइलिंगुअल मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शाम तक आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। बट प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि वो नंबर मैं हैंडल नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे क्लासेस लेनी होती हैं, मैं उसमें बिजी रहूँगी। तो फाइनली जो आप सभी को चाहिए था ना नोट्स, वो मैंने बहुत ही मेहनत से और 1-2 लोगों की हेल्प लेकर, क्योंकि बाइलिंगुअल था, तैयार कर लिया है। अब आज से जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है वो है ज्योग्राफी। देखिए आपको पता है कि एक हिस्ट्री को मैंने इसलिए पहले पेड नोट्स देना स्टार्ट किया क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ से ना कई बार ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी से भी आपके 15, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी ही मिला के आपका 30 नंबर सिक्योर करता है। पॉलिटी से कम क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी की भी चाहिए होगा तो ज़रूर बताना, मैं इसको भी आपको जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इस पे भी काम चल रहा है, अभी बना नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने अलग अलग ही डिवाइड कर दिया है नोट्स का। तो चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन मिलेगा, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि नोट्स हर एक चीज़ मैं आपको वहीं पर बताती हूँ। देखिए आपको पता है कि हमने जब हिस्ट्री कंप्लीट किया तो उसमें आपने देखा होगा कि क्लास 6, 7, 8 तीनों की तीनों किताबें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से लिंक है। सेम उसी तरीके से ज्योग्राफी भी जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, आज का चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, और ये पहला ही चैप्टर ऐसा है जहाँ से सीटेट ने क्वेश्चंस पूछा है। इसी तरीके से हिस्ट्री का भी जो पहला चैप्टर है ना क्लास 6 का, वहाँ से सीटेट ने पूछा है। तो हर एक चैप्टर आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो देखो एक एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी ये क्या है, तो यहाँ से बेसिकली आपको पता ही है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। पहले मतलब चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, फिर उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। कुछ इसमें आपको चमकीले दिखाई देंगे, कुछ धुंधले होंगे, और कुछ तो ऐसे लगेंगे जैसे मानो आकाश में डायमंड लगा हो, ठीक है। इतने ज़्यादा वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और हिंदी है और इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैंने नोट्स को इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रखा है, ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। सेम आपको ज्योग्राफी में भी वैसा ही कराने की कोशिश करूँगी, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। अब इसमें क्या हुआ कि आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ जो है टिमटिमाहट अन्य से अलग है, और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये वाला लाइन आपसे पूछा गया है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग शेप एंड अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या फिर पूर्णिमा होती है। तो याद रखिएगा, जो फुल जो मून होता है ना, वो वाली जो नाइट होती है वो पूर्णिमा की रात होती है, और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हो। यह नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या हो जाती है। तो पूर्णिमा, अमावस्या, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आपने देखा होगा कई बार आपको बहुत ही क्लियर, जो इतनी ज़्यादा एक तो रोशनी ही होती है चांद रात। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा, जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि चंद्रमा और जो बाकी जो चमकीले वस्तुएं वो क्यों नहीं दिखाई देती हैं, वो इसलिए क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है ना कि हमें वो दिखती ही नहीं है। और रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में इसीलिए नहीं देख पाते हैं, वो रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चंद्रमा और बाकी तारे नहीं हैं, बट सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि वो छिप जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं।
अब ये क्वेश्चन पूछा था खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो देखो खगोलीय पिंड जो है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आपको आसमान में चमकता हुआ दिखाई देगा उसे कहते हैं खगोलीय पिंड। और ये वाली लाइन पूछी गई है, स्टेटमेंट में पूछता है, वन लाइनर का तो जमाना ही खत्म हो चुका है सीटेट में, इसलिए डिटेल में चीजें आपको पढ़नी होगी। ये भी कम है, ये देखिए एक एक पैराग्राफ के इतने इतने लेंथी क्वेश्चंस पूछता है सीटेट, समझ सकते हैं आप, इसलिए डिफिकल्ट हो गया है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है और ये बहुत बड़ी मात्रा में इसे उत्सर्जित भी करते हैं, इसको कहते हैं हम तारे। ठीक है, तो खगोलीय पिंड तारा। अब सूर्य क्या है, वो भी तो एक स्टार है, तो सूर्य भी एक तारा है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अब ये आप एक बार फोटोज देखिए, ये ध्रुव तारा, संकेतक तारे दिख रहे हैं और ये उत्तर दिशा में इंगित होता है। ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है ध्रुव तारा। अब रात के समय हम जब देखते हैं तो हमको अनगिनत तारे जो हैं सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन वो हमसे इतनी ज्यादा दूरी पे है ना कि हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं, तथा वे बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही छोटे, वो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, इस वजह से हमको बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। हमने ध्यान भी दिया है कि कुछ दूरी से देखने पर हमको सभी वस्तुएं छोटी ही दिखाई देती हैं। जैसे कि आप हवाई जहाज को देख लो, इतना बड़ा होता है बट आसमान में कितना छोटा सा हमें दिखता है। वही हाल है इनका भी, तारों का भी। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, और ये वाली लाइन प्लीज याद रखना, ये पूछा हुआ है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा जो आकृति बनती है। अर्सा मेजर या फिर बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, तो ये नाम पूछता है बिग बियर। बहुत आसानी से इसको आप पहचान सकते हो, ये नक्षत्र मंडल है जिसे हम सप्त ऋषि बोलते हैं, मतलब 7 ऋषि संत। और ये ना 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। आप इसे काउंट कर सकते हो। तो एक तरीके से आपसे पूछेगा नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, बिग बियर किसका है, और मतलब अर्सा मेजर या फिर बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है और ये 7 तारों का समूह होता है। ठीक है, बस ये नहीं पढ़ना है, 7 तारों का समूह है और ये अर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे कहते हैं ध्रुव तारा। और यही वाली लाइन पूछी हुई है, ये देखिए, ये है हमारा ध्रुव तारा, क्योंकि उत्तर दिशा में ही जो है दिखाई देता था, तो इससे पहले के लोग ऐसे अंदाजा लगाते थे कि अच्छा ये है उत्तर दिशा। ठीक है, ध्रुव तारे से, तो ये याद रखना है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहेगा, तो इसलिए आप इसको आसानी से पहचान सकते हो और सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसा कि आपको फोटो में मैंने दिखाया है। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों के आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसको आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। मतलब ये देखिए, ये जो सप्तऋषि है ना, ये रहे, ये है 2 2 4 2 6 1 7, तो ये जो 7 तारे हैं, अगर आप इस पर ऐसे काल्पनिक रेखा खींचे तो ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी ना, वही होगा उत्तर दिशा और वो होगा ध्रुव तारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हम ध्रुव तारा को आराम से देख सकते हैं। और कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, तो वे तारों के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसे हम कहते हैं ग्रह। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्लैनेट हम किसे कहते हैं, तो जिनके पास अपनी खुद का कोई लाइट, कोई ऊष्मा नहीं है, वो तारों के ही प्रकाश से दिखाई देते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रह। ग्रह जिसे आप प्लैनेट ही कहते हो, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, मतलब ये ग्रह जो है चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी हम जिस पर रह रहे हैं वो भी तो एक ग्रह है ना, इसका अपना खुद का प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है, उसे हम कहते हैं ग्रह। से ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा अर्थ है जिसमें हम रह रहे हैं वो भी एक प्लेनेट है और ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से लेता है, क्योंकि वैसे भी ग्रह के पास नहीं होता है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, चलो अब ये ना कुछ इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसे देखिएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, रिंग्स हैं, ऐसे ऐसे भी दिखाऊंगी मैं आपको। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। तो छल्लेदार ग्रह पूछता है तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस। अभी इसको हम फोटोज के थ्रू देखेंगे, इसमें होगा ही, 1 मिनट देखती हूँ। हाँ, ये रहा, ये देखिए, आप ये फोटो देख सकते हो, ये आपका शनि है, ये छल्ले आप देख सकते हैं। ठीक है,
चलो ये थोड़ा सा इसमें उल्टा लिखा हुआ है, अभी मैं आपको अच्छे से इसको बताती हूँ। देखिए जैसे कि एम, यहाँ पे वैसे इतना डिटेल नहीं पूछेगा बट फिर भी बताती हूँ। MVEM जसून, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। आपको पता है बुध होता है पहले, मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, फिर आपका मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपको क्रोनोलॉजी में याद रखने का तरीका है इंग्लिश में। हिंदी में मरकरी को बुध, ठीक है, और उसके बाद से आपका वीनस आ गया, अर्थ हो गया, फिर आपका ये आपका मार्स मंगल हो गया, जुपिटर आपका बृहस्पति हो गया, शनि आपका जो है सैटर्न आपका शनि होगा, यूरेनस नेपच्यून अरुण वरुण। तो ये इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश में याद रख सकते हो, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आता है। तो MVEM जसून, इससे आपको पूरे जो है प्लेनेट कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलो अब यहाँ पर देखो, तो हमने ग्रह देख लिया, तारे देख लिए, अब यहाँ से आएगा हमारा उपग्रह, आगे आएगा। तो नेक्स्ट उसके बाद से देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा, पृथ्वी हमारा प्लेनेट है, चंद्रमा एक उपग्रह है और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो याद रखना कि ये हमारे पृथ्वी का सहचर है और पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ही जैसे और भी हैं ग्रह जो कि जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है, अपनी ऊष्मा नहीं है, तो वो सूर्य से प्राप्त करते हैं। और उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है, उनके खुद के चंद्रमा भी हैं, ऐसे भी ग्रह हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया। और यहाँ पर जो है सूर्य देवता को जो है, अगर आपने देखा होगा कहानी वगैरह में, तो एक देवता के रूप में भी हम इसको बोलते हैं, मतलब पूजा वगैरह भी होती है। और सौर शब्द का अर्थ ही होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए हम इसको सूर्य के परिवार मतलब सोलर मंडल कहते हैं। ठीक है, अब सौर मंडल देखो, अभी मैंने आपको ग्रह वगैरह सब कुछ जो है बताया था। अब यहाँ पर देखिए सौर मंडल, सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम कहते हैं सौर परिवार का नाम देते हैं और जिसका मुखिया है सूर्य। तो ये आपका सौर मंडल। सौर मंडल किनसे बना है? 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर जो है सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सूर्य देखिए, सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में है, एकदम बीच में है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव बल है ना, वही इसको सौर मंडल में बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। मतलब अगर आप देखो, हमारी जो हम जिस पे रह रहे हैं वहां से लगभग जो सूर्य है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, इतना दूर है। फिर भी कितनी ज्यादा गर्मी लगती है, सोचिए, इतनी ज्यादा इसकी प्रकाश ऊष्मा हमें मिलती है, इतना दूर है फिर भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूर्य। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताने से पहले ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वाला एक बार आप देख लीजिएगा। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए से लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी मतलब जिसे हम भूगोल कहते हैं, पृथ्वी का विवरण, यह 2 ग्रीक शब्दों से मिला है। जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। जियोलॉजिया पृथ्वी का अध्ययन होता है, मैट्री पृथ्वी का मापन होता है, आइट पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये पूछेगा नहीं बट मैंने आपको यहां पर लिखा है तो बताना तो जरूरी है। अब ये देखिए, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो प्रश्न पूछता है खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? तो जो लोग खगोलीय पिंड और उनकी गति का अध्ययन करते हैं। आर्यभट्ट जो है वो आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट ने कहा है कि ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगा हुआ है। तो सबसे अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के कौन है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, तो वो है आर्यभट्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और ट्रिक है, आप इस भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। जो प्लेनेट है, ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सबसे पहले तो याद रख लो, बहुत सारे लोगों को ना हमारे प्लेनेट के नाम ही नहीं याद है, अपने ग्रह के तो नाम याद रख लो। और सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं जो मैं आपको इंग्लिश में बता रही थी। MVEM जसून, M से आपका मरकरी बुध हो गया, वीनस शुक्र हो गया,
ई से अर्थ हो गया, एम से मार्स मंगल हो गया, जुपिटर बृहस्पति हो गया, सैटर्न शनि हो गया, यूरेनस एंड आपका नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजों में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका भी है, एक ये भी ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आप ये भी याद रख सकते हो, या निमोनिक्स बना के याद कर लो, MVM जसून। तो बस याद रख लेना इन 8 ग्रहों के नाम। अब सौर मंडल के जो है सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये पूछता है किसमें, दीर्घवृत्ताकार में, और ये कहलाते हैं कक्षा। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो बुध है। और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको 88 डेज लग जाते हैं, इतना पास है फिर भी। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, और ये लाइन पता नहीं कितनी बार पूछी है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। क्यों? क्योंकि इसका आकार आकृति सब पृथ्वी के समान है, इसी वजह से। ठीक है, आपको पता है कि पहले हम लोग प्लूटो को एक ग्रह मानते थे, बट अब ये एक ग्रह नहीं बचा है, अब इसको हम बौना ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अगस्त 2006 में ही डिसीजन लिया गया था कि तो फिर प्लूटो जो है बौने ग्रह इसको कहे जा सकते हैं। ये वैसे पूछता नहीं है, बट ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लूटो भी तो एक ग्रह है। नहीं भाई, अब वो बौना ग्रह है, ड्वार्फ प्लेनेट है। ठीक है, चलो अब ये जो आपको ये बॉक्स में दिख रहा है, ये वाली लाइन पूछी हुई है कि सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट। बस इतना ध्यान रखिए ना, 8 मिनट में सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। ओके, अब हमने देख लिया कि 8 ग्रह के बारे में, सूर्य के बारे में। अब हम अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सूर्य से दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह है, याद रखिएगा। वो जो मैं आपको ट्रिक बताई थी, MVEM, तो ई से आपका अर्थ। तो अगर आप सूर्य से दूरी के हिसाब से देखेंगे तो पृथ्वी कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। बट ये याद रखना है कि आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एग्जाम पूछा गया है। अगर आपसे दूरी के हिसाब से पूछेगा तो दिमाग में रखना कि दूरी के हिसाब से सबसे पहले तो मरकरी है, वीनस है, दूरी के हिसाब से तो हमारी पृथ्वी हो गई तीसरी। बट अगर से मतलब आकार में पूछेगा तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां है। ध्रुव पर चपटी हुई है, और यही कारण है कि इसके आकार को हम जियोइड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम कहते हैं भूआब। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो पृथ्वी का शेप कैसा है, जियोइड है, ZEOID, जिसे हम बोलते हैं भूआब। ठीक है, अब हम आपको पता है कि हम यहाँ पृथ्वी पे क्यों हैं, क्योंकि यहीं पर तो हमको ऐसी परिस्थितियां मिल रही है ना कि हम आराम से रह सकते हैं, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पर पानी भी है, एयर भी है, जो भी हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ अर्थ पे मौजूद है, जैसे कि ऑक्सीजन भी है। तो इसी कारण से पृथ्वी जो है ना एक यूनिक प्लेनेट है, सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। बाकी आप क्या मंगल पे, बाकी जो और हैं ग्रह है, जुपिटर हो गया आपका, सैटर्न, वहाँ पे हम क्यों नहीं रह सकते, कि वहाँ पर हमारे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है। पृथ्वी पर है, इस वजह से हम यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर आपको पृथ्वी नीला दिखाई देगा, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्लू प्लेनेट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू प्लेनेट हम इसको क्यों, हमें से क्यों कहते हैं, क्योंकि 2/3 जो है सतह वो पानी से ढका हुआ है। अब ये आप देख सकते हो, अंतरिक्ष से लिया गया है ये चंद्रमा का चित्र। ठीक है, अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। ये चंद्रमा इस तरीके से दिखता है, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, और वो है चंद्रमा। याद रखना, पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, और यह इतना बड़ा इसलिए हमें लगता है बिकॉज ना ये बाकी के जो ग्रह हैं उनके कंपेयर में देखा जाए तो ये थोड़ा सा नज़दीक है। इसी वजह से हमको जो है, आपने देखा होगा कि चंद्रमा, तारे इतने छोटे छोटे दिखते हैं, और मून थोड़ा सा बड़ा दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमसे ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हो। चलो, तो यह फोटो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा। अब उपग्रह क्या होते हैं, तो ये खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह। देखो, ये बीच में हमारा सूर्य है, कलर चेंज कर देती हूँ, ये रहा। ठीक है, अब सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, प्लेनेट। आपने देखा, अभी हमने देखा था, ये ग्रह है। तो उसी तरीके से ना उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है, जो कि ये जो ग्रह है ना, ये प्लेनेट, इनके चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे हम कहते हैं उपग्रह।
तो इस चीज़ का डिफरेंस याद रखना। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उपग्रह है वो एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है और यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग हम यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए, जानकारी, साथ में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए करते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट की है, पूछा हुआ है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, उनका नाम बताओ। तो इनसेट, IRS और एडुसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ हमारे भारतीय उपग्रह हैं जिसका नाम है इनसेट, IRS एंड एडुसेट। ठीक है, आप देख सकते हो कि पहला ही चैप्टर में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेगा और पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 डेज का समय लगता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग, आपको पूरा तो नहीं दिखता ना, केवल एक पोर्शन ही दिखता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमापन की छाया को आप देख सकते हो। तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है, 27 डेज में, तो ये आपने देख लिया चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा पे हमारी लाइफ नहीं है बिकॉज वहाँ पे जो चीज़ें चाहिए हमें वो मौजूद नहीं है और इसका हमको एक पोर्शन दिखता है। अब ये क्षुद्र ग्रह देखिए, जैसे हम इंग्लिश में एस्टेरॉयड कहते हैं, तारे हो गए, ग्रह, उपग्रह, इनके अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपने देखा सूर्य के चारों ग्रह घूमता है, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह हैं और जो क्षुद्र ग्रह हैं वो भी जो है, छोटे पिंड भी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। सब एक दूसरे के पीछे चक्कर लगा रहे हैं और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद करने का ट्रिक देख लो, MVEM, जसून। अब देखो यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए और ये बीच में होते हैं। तो ये M का हो गया आपका मार्स और J का हो गया आपका जुपिटर, मतलब मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं हैं ना, इसके बीच में पाए जाते हैं ये क्षुद्र ग्रह। तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप फोटोज के थ्रू अपने दिमाग में फिट कर लेना ताकि कभी भूले ना। जब भी आपसे पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह जो है किन की कक्षाओं के बीच में चक्कर लगाते हैं, तो दिमाग लगा लेना MVEM का लास्ट M है और जसून का पहला J है। तो हो गया हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है, तो ये भी एक ग्रह का ही हिस्सा है। अब हमने देखा एस्टेरॉयड, अब हम देखेंगे मीटेरॉयड, उल्कापिंड। आप ये फोटो देख सकते हो मिल्की वे आकाश गंगा का। पहले इसको कंप्लीट करें, उल्कापिंड। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्कापिंड कहते हैं। ये भी सूर्य के ही चारों ओर हैं, बट जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, उनको हम कहते हैं उल्कापिंड। और कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतना पास आ जाता है कि उनकी प्रवृत्ति जो है वो पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है और इसी दौरान वायु के साथ फ्रिक्शन होता है और जैसे ही वायु के साथ घर्षण होगा ना, वो गर्म होकर जल जाएगा। फिर आपको एक लाइट दिखती है ऊपर और हम सोचते हैं कि अरे जल्दी से विश मांग लेते हैं कि नौकरी लग जाए, बस पूरा हो जाए। बट वो क्या है, वो उल्का पिंड है, वहां से कोई विशेष आपकी पूरी नहीं होने वाली है। वो इसलिए चमकता है बिकॉज वो वायु के साथ फ्रिक्शन हो रहा है और जैसे ही वायु के साथ फ्रिक्शन होगा वो गर्म होकर जल जाता है। ठीक है, तो अब जब भी कोई विश मांगे तो बोल देना भाई ये उल्का पिंड है जो कि पृथ्वी के बहुत नजदीक आ गया था और इसलिए नीचे गिर रहा है और लाइट इसलिए जल रही है बिकॉज फ्रिक्शन हो रहा है और गर्म होकर जल जा रहा है। ठीक है, तो चमकदार जो है आपको एक लाइट दिखने को मिलता है और कभी कभी उल्का पूरी तरह आपने देखा होगा नहीं जल पाता है और पृथ्वी पर गिर जाता है। इतना हैवी होता है जिस वजह से गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, ये फोटो मैंने आपको बताया था, ये आपका क्षुद्र ग्रह का है एस्टेरॉयड, जो कि जो आपका मंगल और बृहस्पति उसकी कक्षाओं के बीच में है। ठीक है, उल्कापिंड भी हो गया। अब ये देखो, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। ये देखिए, ये व्हाइट कलर का है, इसमें लाखों तारे होते हैं और इसी को हम कहते हैं मिल्की वे आकाश गंगा। ठीक है, हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। जो हमारा सौर मंडल है ना, वो इसी का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की जाती थी और इस प्रकार इसका नाम पड़ गया आकाश गंगा। इस आकाश गंगा में आपको करोड़ों तारे, बादल, गैसेस की एक प्रणाली है और इसी प्रकार की जो लाखों आकाश गंगाएं हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का।
ठीक है ना। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में जो है जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं और इसके संबंध में हमें अब कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, अभी भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसकी खोज करने में। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी? आज की जो क्लासेस थी ना, देखो ज्योग्राफी एक आसान सा सब्जेक्ट मुझे पर्सनली लगता है हिस्ट्री के कंपेयर में, क्योंकि हिस्ट्री में ना क्या है कि एक तो इतने ईयर्स याद करने पड़ते हैं, समझने वाला नहीं होता है, रट्टा लगाने वाला होता है। और ज्योग्राफी मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि हम अपने आसपास की चीज़ों को देखना, एक होता है ना कि मन करता है कि अच्छा ये चीज़ें कैसी होती हैं, इंटरेस्टिंग लगता है, समझने वाला है। तो 6, 7, 8 का आपका ज्योग्राफी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और हिस्ट्री के नोट्स चाहिए होगा तो शाम को मैसेज करना, शाम को मिलेगा। बाकी अगर आपको पसंद आएगी हिस्ट्री की तो फिर हम ज्योग्राफी का भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपने पढ़ लिया, हमने आज पढ़ा है पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश गंगा एंड ब्रह्मांड। चलो भाई अब क्वेश्चन आंसर आप मुझे करके बताओ, क्योंकि बहुत ही आसान है। आप मुझे बताइए ग्रह किसे कहते हैं और तारे किसे कहते हैं, बताओ। ग्रह का अपना कोई प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है, ये आपको पता है। सूर्य भी एक तारा है। सौरमंडल से सबसे पहले मैंने आपको बताया सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो, वही MVEM जसून, जैसे कि मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड अरुण एंड वरुण। बाकी पृथ्वी जो है अगर सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो तीसरे नंबर पे है और आकार में 5वें नंबर पे है, ये याद रखना। हम इसको अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमको एक तो नीला दिखाई देता है, ये मत लगा देना। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे जीवन के अनुकूल सारी परिस्थितियाँ हैं, हम आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। और हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, और ब्रह्मांड क्या है, इनके आंसर आप मुझे बताओगे। 2 क्वेश्चंस। चलो अब ये देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र को। विनस को, बिकॉज ये आकार एंड आकृति दोनों में इसके सेम, इसी के जैसा है, पृथ्वी के जैसा है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है पृथ्वी, और सबसे नजदीक तो बुध है, बट तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी है। शुक्र तो इसका जुड़वा ग्रह है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये NCERT के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार याद रखिएगा। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह जो है किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, MVEM का M ले लो और जसून का J ले लो, तो M से हो गया मंगल और जसून J से हो गया जुपिटर, बृहस्पति। इसके बीच में है आपका एस्टेरॉइड, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और ये आप कर सकते हो कि सूर्य के सबसे करीब, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह अभी हमने देखा पृथ्वी ही है। और ग्रहों के पास अपनी क्या नहीं होती है बताइए? ऊष्मा और प्रकाश हमने देखा नहीं होता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को हम आकाश गंगा कहते हैं। का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण कहते हैं। इसका आपको आंसर देना है पहला। तो ये वाला चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बस इतना ही था इसमें, बाकी अब कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसमें PDF में आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी से मिलेंगी। ये देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो चलो ये थी आज की क्लास। और बाकी अगर आपको और भी चीज़ें अच्छी से पढ़नी होगी तो यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है, आप देख सकते हो, बट यहाँ से कुछ पूछता नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो चलो बाकी एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बाइलिंगुअल नोट्स जो आपको मिलेगा, तो हिंदी इंग्लिश में क्या होता है ना, कई बार हिंदी वाली चीज़ें इतना टफ लिख देता है सीटेट। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हमेशा क्वेश्चन को ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के सॉल्व करो एग्जाम में। कई बार ना हिंदी में कुछ चीज़ें ना गलत लिखी होती हैं, तो भले से हिंदी में गलत लिखा है वो एग्जामिनर की गलती है, बट वो इंग्लिश वाले ही आंसर को सही मानेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, इतना मेहनत लगता है क्लासेस वगैरह लेने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।